हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने 9 चैप्टर में 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों का 9 चैप्टर चल रहा है उपसंयोजक यौगिक। उसके अंदर हम लोगों ने लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया, लिगेंड्स के टाइप पढ़ लिए, ठीक है, उनकी दंतुकता के आधार पर भी पढ़ लिया। और किलेट जो विशेष टाइप के लिगेंड जैसे होते हैं किलेट लिगेंड, वो भी पढ़ लिया। किलेट लिगेंड्स के कारण होता क्या है, उन यौगिकों के स्थायित्व का मान बढ़ जाता है, तो उस प्रभाव को क्या कहा जाता है, किलेट प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, किलेट प्रभाव हो गया था। किलेट जो वो वलय बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किलेट वलय कहते हैं। और जो लिगेंड्स जुड़कर वलय बनाते हैं उन लिगेंड्स को क्या कहा जाता है, किलेट लिगेंड्स कहा जाता है। उभयदंतुक लिगेंड हो गया था जो दोनों साइड से बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ने वाले थे, समन्वय बहुफलक पढ़ने वाले थे। ऑक्सीकरण समन्वय संख्या निकाल ली थी। उपसंयोजक संख्या क्या होती है कि जितने केंद्रीय धातु के साथ बंध बना रहे हैं वो उपसंयोजक संख्या कहलाती है। और जो आपका कोऑर्डिनेशन पूरा स्फीयर था, वो स्फीयर में हम लोगों ने क्या बोला था, 2 प्रकार के स्फीयर होते हैं। एक तो होता है आपका उपसंयोजक समन्वय वाला उपसंयोजक मंडल, जो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो FeCN जो 6 था वो उपसंयोजक मंडल था, और इसके बाद जो K4 लग रहा था वो क्या था, आयनिक मंडल था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ लिए थे, ये वाले पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करने वाले थे कि जो समन्वय बहुफलक है, यानी कि केंद्रीय धातु आयन के साथ में ये जो 6 लिगेंड है ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, यानी इनकी द्विक व्यवस्था किस प्रकार की है, तो वो हम पढ़ते हैं समन्वय बहुफलक में। ठीक है, तो आपका जो इसमें देखो, अगर मान लो 6 लिगेंड जुड़े हो तो किस प्रकार की बनाएंगे, 5 लिगेंड जुड़े हो तो किस प्रकार की संरचना बनाएंगे, 4 जुड़े हो तो किस प्रकार की संरचना बनाएंगे। ठीक है, ये सब डिपेंड करेगा। तो मान लो हमारे फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि अगर 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, ठीक है, 6 लिगेंड जुड़े होंगे तो ये बनाएंगे षटफलक। ठीक है, इसके अंदर देखो, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संकुल आपको पता है कि मेटल जो होती है, मेटल को मैं यहाँ पर कोई भी धातु ले सकती हूँ, ठीक है ना। तो मेटल को मैंने दिखा दिया M से, तो मेटल और उसके साथ में कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6। तो 4 लिगेंड तो एक प्लेन में ही जुड़ते हैं। ठीक है, 4 लिगेंड ऐसे एक प्लेन में जुड़े रहते हैं, और एक लिगेंड उन चारों लिगेंड्स के प्लेन से ऐसे ऊपर, और एक लिगेंड होता है ऐसे नीचे। ठीक है, तो एक लिगेंड ऐसे नीचे है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक लिगेंड हो गया, ये यहाँ पे एक लिगेंड हो गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका बॉन्ड इनके साथ में बनाना है और इनका भी बॉन्ड इनके साथ में बनाना है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना हमें प्राप्त हुई है, ये हमारी प्राप्त हो गई। 6 लिगेंड अगर हमारे मेटल के साथ जुड़े हैं तो इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं कि 6 के साथ में अगर मान लो 5 लिगेंड जुड़े हैं, अगर 6 नहीं, हमारे कितने लिगेंड जुड़े हैं, 5 लिगेंड। तो 5 लिगेंड बनाएंगे ना, तो 5 लिगेंड्स में 2 प्रकार की संरचना हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। देखो, एक तो यहीं से देख लो कि अगर मान लो इसका एक हम लोग हटा दें, ठीक है, क्या कर दें हम लोग, इसका एक लिगेंड हटा दें तो कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे। तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगी कि कैसी, मेटल के साथ में 1 2 3 4 तो ये हो गए लिगेंड्स किसमें, प्लेन में, लिगेंड 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 और लिगेंड, 4 तो लिगेंड प्लेन में हो गए। एक लिगेंड या तो ऊपर बना लो, या फिर एक लिगेंड आपको नीचे बनाना है तो नीचे बना सकते हो, जरूरी नहीं ऊपर ही बनाना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनेगा और इनके साथ में इनका भी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा था, ये यहाँ पर वर्गाकार, ये वर्ग है, और द्विपिरामिडी, 2 पिरामिड बन रहे हैं ना, एक ऊपर की साइड पिरामिड बन रहा है, एक नीचे की साइड पिरामिड बन रहा है। तो इसकी संरचना तो क्या हो गई थी, वर्गाकार द्विपिरामिडी। इसको ये भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्गाकार तो ये रहा और 2 पिरामिड ऊपर नीचे बन रहे हैं। और इसकी संरचना अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, वर्गाकार पिरामिडी, क्योंकि एक ही पिरामिड बन रहा है, 2 पिरामिड नहीं बन रहे, तो हम इसकी संरचना क्या लिख देंगे, वर्गाकार पिरामिड। ओके,
एक तो ये प्रकार की संरचना बनती है, एक क्या बनती है जो स्टेबल होती है, मोस्ट फेमस भी है, वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। वो क्या होती है कि मेटल होता है, उसके अंदर 3 लिगेंड एक प्लेन में होते हैं, ये 3 लिगेंड हो गए एक प्लेन में, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड ऐसे ही नीचे। तो इस प्रकार की जो संरचना है आपकी वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। 2 ही पिरामिड बनेंगे, यहाँ पर भी एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जब 5 लिगेंड आपके क्या हो, जुड़े हों। तो 5 लिगेंड जुड़े हो तो इस प्रकार की संरचना हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार का हमें संकुल देखने को मिलता है। ओके, अब उसके बाद 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं तो किस प्रकार की संरचना बनाएंगे। देखो 5 लिगेंड थे तो ये ऊपर एक तो आ गया, अब 4 ही है तो ऊपर वाला भी हटा दूं तो क्या बन जाएगी, वर्गाकार। तो 4 लिगेंड है तो आपका कैसे हो जाएगा, लिगेंड 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 और लिगेंड, ये इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, वर्गाकार क्या बन गई, समतलीय। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और जो इसकी फेमस है, जब 4 लिगेंड होते तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो वो वाली संरचना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली संरचना कैसे बनेगी, मेटल, ठीक है, एक लिगेंड ऊपर और ऐसे 3 इस प्रकार से पिरामिड बनाएंगे, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड और ये लिगेंड, 4 लिगेंड जुड़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। तो समन्वय बहुफलक में इतनी प्रकार की संरचनाएं बनती है। 6 लिगेंड है तो ये बन सकती है, 5 लिगेंड है तो ये 2 संरचनाएं प्राप्त हो सकती है, 4 लिगेंड है तो वर्गाकार, समतलीय और चतुष्फलकीय हमें संरचना में प्राप्त हो सकती है। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, समन्वय बहुफलक की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है, देखो संकुल जो है, अभी संकुल 2 प्रकार के होते हैं। भाई संकुल हमने पढ़ लिया, संकुल के ये बन गए। अब संकुल के प्रकार पढ़ेंगे। ये संकुल जो होते हैं ये 2 प्रकार के बनते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये जो संकुल बने हैं ये 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है होमोलैप्टिक संकुल, ठीक है, होमोलैप्टिक संकुल। एक होता है हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्या होता है, देखो एक जो संकुल होता है वो होता है होमोलैप्टिक संकुल और एक होता है आपका हेटेरोलैप्टिक संकुल। ठीक है, होमोलैप्टिक जो संकुल होता है उसका मतलब क्या है, देखो होमो से नाम समझ में आ रहा है, होमो मतलब क्या होता है, सेम सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम सेम। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो मतलब विषम से होता है, यानी कि डिफरेंट। ठीक है, होमो का मतलब सेम सेम से होता है, समान से, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट से। तो होमोलैप्टिक संकुल का मतलब ये होता है, अगर कोई संकुल फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, उस टाइम पे उस मेटल के साथ में, केंद्रीय धातु आयन के साथ में सभी लिगेंड समान है। अगर सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक। ठीक है, अगर लिगेंड्स 2 तरीके के या 3 तरीके के, 4 तरीके, जो भी जितने भी तरीके के लिगेंड है, अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं, ठीक है, वो फिर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, हेटेरोलैप्टिक के अंदर। मीन्स क्या हुआ, देखो कि होमोलैप्टिक का मतलब अगर संकुल जब बन रहा है तो संकुल बनते टाइम जो केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड जुड़ते हैं, अगर लिगेंड सारे समान जुड़ते हैं तो वो हो जाता है आपका होमोलैप्टिक, और अगर लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट जुड़ते हैं तो हो जाता है आपका हेटेरोलैप्टिक। एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर मान लो हमने लिखा था CONH3 6, यहाँ पे हो गया 3+। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं अगर हम लोग FeH2O6 3+। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम लोग लिखे कॉपर 2+, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, ये वाले संकुल हैं, इनमें लिगेंड्स देखो 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, सारे NH3 हैं। यहाँ पर भी 6 के 6 लिगेंड क्या है, सारे ही H2 है। यहाँ पर भी 6 से 6 लिगेंड क्या है, चारों ही H2 है। अगर हम बात कर रहे हैं निकल CO4, तो यहाँ पर भी क्या होती है, 6 के 6 लिगेंड सारे क्या है, सेम है। तो अगर लिगेंड सारे सेम होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वो होमोलैप्टिक संकुल। इज दैट क्लियर? कि अगर सारे लिगेंड्स क्या होते हैं, समान होते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका होमोलैप्टिक संकुल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हेटेरोलैप्टिक संकुल। इसके अंदर देखो, अगर मान लो हमारा ये हो गया कि FeH2O3 हो गया, और मान लो ये हो गया NH3 का 3, ठीक है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन गया। 2 प्रकार के लिगेंड हो गए ना, 2 प्रकार के क्या हो गए, लिगेंड हो गए। एक H2 हो गया, एक क्या हो गया आपका NH3। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पर हो, जैसे एक NO2 भी आ जाए, ठीक है, फिर Cl आ जाए, फिर Br आ जाए, और मान लो H2 भी आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो संकुल प्राप्त हुआ है, इस संकुल के अंदर क्या है, सारे अलग अलग है। तो ये भी किसके अंदर आएंगे, हेटेरोलैप्टिक संकुल के अंदर। तो होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक क्लियर हुआ कि होमोलैप्टिक में सारे के सारे लिगेंड समान रहेंगे, और हेटेरोलैप्टिक के अंदर केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाले सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, उसके बाद ये किस समझ आ गई, आपको लिगेंड्स के नाम लिखना आ गया, लिगेंड्स के चार्ज भी पता चल गए, लिगेंड्स के सबके चार्ज भी मैंने बताया था, तो लिगेंड्स के चार्ज भी निकालना आ गया। तो अब हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, कि भाई ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लो ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि नेम पढ़ने से पहले हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए। नेम के अंदर हम डायरेक्टली इन सब चीजों को यूज करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं, लिगेंड्स कितने होते हैं तो क्या लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ये संकुल कौन सा है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, ये इसका नाम भी लिखे तथा बताइए कि संकुल किस प्रकार का है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो है पहले पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या तो डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है कि ये आपको निम्न कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो ऑक्सीकरण अवस्था या बोल सकते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा हो गया, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, देखो कि केंद्रीय धातु आयन के साथ ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मेटल जुड़ा होता है, इसके साथ जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं, तो याद रखना जितने भी लिगेंड यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी लिगेंड्स के टोटल यानी कि जो उनका सम होता है वो सब क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। देखो कैसे, कि केंद्रीय धातु आयन की पूछी जाती है हमें, और लिगेंडों के चार्जों का हमने योग क्या बता दिया, 0। मान लो कोई भी लिगेंड जुड़े, जैसे साइनाइड जुड़े हैं, क्लोरीन जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं, तो याद रखना जितने भी आपके लिगेंड्स जुड़े हैं, लिगेंड्स का और क्या, देखो 2 चीजें आ रही है इसमें, एक तो क्या आ रही है मेटल, और एक क्या आ रहे हैं लिगेंड। तो लिगेंड का आवेश और जो मेटल का आवेश है, जो भी मेटल का आवेश मतलब मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है। ठीक है, मेटल का आवेश का मतलब क्या है, मेटल की ऑक्सीडेशन जो नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीकरण संख्या ही होती है। ठीक है, तो मेटल का आवेश और लिगेंड के जो आवेश हैं, उन दोनों का योग क्या होता है, 0। उन दोनों का योग क्या होता है, 0। तो इस बेस के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले मान लो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे FeCN6, इस प्रकार से आपको दे दिया जाए। ठीक है, K4, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे। अब ये कॉम्प्लेक्स आपको 2 तरीके से मिल सकता है, या तो इस प्रकार से मिल सकता है, या फिर यही कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे मिल सकता है FeCN6 4-। ठीक है, दोनों ही प्रकार से मिला है, दोनों ही सेम ही है। ठीक है, चेंज क्या है, देखो इसको भी हमें पता है, इसको जब हम तोड़ते हैं, आपको जब ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालोगे ना, तो मैंने क्या बताया कि सिर्फ आपको 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, मेटल और लिगेंड। बाकी आपका आसपास का आयनिक मंडल उसको आपको तोड़ना होगा, तभी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे।
क्योंकि हमें तो सिर्फ दो ही चीजों का पता है ना कि जो आवेश होता है मेटल का आवेश और लिगेंड का आवेश, इन दोनों का योग 0 होता है। तो हम इसको कहाँ से घुसेड़े बीच में, इसको नहीं लेके आ सकते। तो इसको नहीं लेके आ सकते, इसका मतलब क्या है कि आपको K4 को हटाना पड़ेगा। अब K4 को हटाओगे कैसे कि जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो K4 पॉजिटिव आयन, ये तो क्या बन जाएगा 4K प्लस, और यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस का 4। तो अभी हमारे पास क्या बच गया FeCN6 माइनस 4। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा, आपको मिलेगा इस प्रकार से, तो उसको आपको तोड़ना ऐसे है पहले, उसके बाद आप उसकी क्या निकालोगे ऑक्सीकरण अवस्था। इज दैट क्लियर, ये समझना आपको। अब देखो हम लोग इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हैं, इसकी Fe की, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको हमने क्या मान लिया x, एक ही है ना, एक ही Fe है, तो x के मल्टीप्लाई में 1 करो, चाहे इसको x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कितना दिया है साइनाइड 6 साइनाइड है, तो आप लोग क्या लिखोगे प्लस, क्योंकि हम लोग को क्या करना है जोड़ना है। तो आप लोग क्या करोगे अभी कि यहाँ पर 6 साइनाइड है और एक साइनाइड का चार्ज मैंने आपको बताया -1 होता है, तो आप लोगों ने ब्रैकेट -1 और कितने साइनाइड है 6 बराबर में। अगर कोई चार्ज ऊपर नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रखना है। लेकिन हमने तो ये कॉम्प्लेक्स हमें इस प्रकार का दिया गया था, उसको हमने उसमें चेंज किया है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसके ऊपर बाहर क्या है माइनस के 4 भी जुड़े हैं, तो आपको चार्ज जो दिया है उसके बराबर आपको रखना है। अगर नहीं दिया होता है तो आप 0 के बराबर रखते हो, दिया होता है तो जो भी चार्ज आपको दिया है उसके बराबर आप रखते हो। इतना समझ आया? ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, x ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4, इसको उधर लेके जाओगे -4 + 6, तो x बराबर कितना बच गया 2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था Fe की कितनी आ गई है 2, और वो भी किसमें प्लस में, और ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई +2। इतना समझ आया? अब देखो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लो हमने लिया था अभी AgCN2-1, इसकी बताना जरा। इसमें डायरेक्टली आपको क्या दिया गया है चार्ज दिया गया है। Ag जो होता है वो उसको क्या मान लिया हमने x। अच्छा साइनाइड, फिर से साइनाइड ले लिया क्या, तो चलो साइनाइड का क्या होता है -1 और साइनाइड कितने हैं 2, और इधर क्या हो जाएगा -1। अब मुझे बताना x -2 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 2, तो x बराबर आ जाएगा आपका 1, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +1। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +1। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब की बार तो मैंने इधर का वाला लिया था, अब इधर वाला ले लिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले आपको जब इधर और उधर जब कुछ दिया हो तो आपको पहले उसे हटाना है। तो आप इसको हटाओगे तो देखो हमें पता है क्लोरीन किस में टूटता है माइनस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PTNH3 4, तो ये किस में टूटेगा, कितने क्लोरीन है 2 है, तो यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव में टूट जाएगा क्योंकि ये तो प्लस में टूटेगा ना, और क्या बन जाएगा 2Cl-। तो ये हमने अलग अलग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे। तो देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको बताते हो, आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको जितनी संख्या में आपको दिया गया है उतना चार्ज, अब जैसे आपको पता है पोटेशियम पॉजिटिव में टूटता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स पे उससे अपोजिट चार्ज लगाना है जितनी संख्या में ये दिया गया है। 4 दिया गया है तो -4 हमने लगा लिया। ठीक है, अगर हमें दिया गया है यहाँ पर 2Cl, Cl हमें पता है नेगेटिव में टूटता है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज लगा देंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। ओके, तो ये आप लोग अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। x क्या होता है, Pt को हमने क्या मान लिया x। NH3 का चार्ज बताओ, NH3 कौन से लिगेंड्स में आता है, न्यूट्रल लिगेंड्स में आता है, न्यूट्रल लिगेंड्स में आता है, इसलिए NH3 का क्या हो जाएगा 0।
और फिर गुणा में 4 करते हो जाए और प्लस में 2, तो इसका तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब x बराबर क्या बच गया आपका +2। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2। ऐसे ही मैंने आपको ये बताया था COEN3 ये बताया था, ठीक है। तो कोबाल्ट को आपने माना x, कोबाल्ट को x माना। इथिलीन डाइअमीन EN का मतलब क्या होता है इथिलीन डाइअमीन का कितना होगा 0। इथिलीन डाइअमीन पे चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो इस इथिलीन डाइअमीन का चार्ज तो हम लोग क्या कर देंगे 0, 0 को 3 से गुणा करोगे तो वही 0 ही आना है। तो +3 बराबर में +3 है, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा +3। यानी यहाँ पर कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है +3। देखो एक बार आपको एग्जाम में ऐसे पूछा गया था NiCO4, ये मैं आपको कल परसों भी बता रही थी। NiCO4 में इसकी निकल की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। अब देखो क्या है कि आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया गया था और आपको पूछा था निकल की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो याद रखना निकल को हम लोग क्या मानेंगे x, और हमें पता है ये जो कार्बोनिल है ये क्या है आपका कार्बोनिल। तो कार्बोनिल का चार्ज मैंने किस में लिखा था कार्बोनिल को उदासीन के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब तक आपको वो टेबल याद नहीं होगी आप ऑक्सीकरण अवस्था ही नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि आपको चार्ज पता होना चाहिए कि इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है और 0 चार्ज होता है, -3 होता है, कितना होता है। चार्ज जब तक आपको पता नहीं लगेगा तब तक आप ऑक्सीकरण अवस्था नहीं निकाल सकते। तो वो टेबल याद कर लेना, ठीक है। तो कार्बोनिल का चार्ज हमने क्या लिखा था 0, ठीक है। अब 0 को 4 से गुणा करो चाहे नहीं करो। अब हमें कुछ भी नहीं दिया गया तो हमें किसके बराबर रखना है 0 के बराबर। तो यहाँ पर x की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी 0, यानी कि निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आई थिंक समझ आ गया होगा, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी हो गई। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो हमारी मेन चीजें जो होगी ना वो लगभग कंप्लीट हो गई। अब नामकरण पे चलते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हमें ये पढ़ लिया हमने, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पढ़ी ली, संकुल के बारे में पढ़ लिया, लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया, लिगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं वो पढ़ लिया। H2 को क्या लिखते हैं एक्वा, NH3 को एमीन, CN को साइनो, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया है। तो आप अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब ये पढ़ेंगे कि इनका नामकरण किया कैसे जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, ओके, कि इनका नाम लिखा कैसे जाता है। IUPAC नामकरण यही है। अब उपसहसंयोजक यौगिक मान लो जो भी हमें यौगिक दिए हैं, तो सबसे पहले जैसे आप IUPAC में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल IUPAC की बात कर रही हूँ एक बार। तो नॉर्मल IUPAC में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद जिधर प्रतिस्थापी जुड़ते हैं उधर से हम नंबरिंग देना शुरू करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, यानी कि कुछ रूल्स लगाए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स होंगे, तो उन रूल्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स है। एक मैं आपको देखो शॉर्ट एकदम से वो बता रही हूँ कि भाई कैसे, मान लो एग्जांपल लेके नहीं, एक बार मैं आपको फॉर्मा बता रही हूँ। तो इसमें हम लोग का एक क्या होता है, एक तो हमारा होता है समन्वय, या आप बोल सकते हैं उपसहसंयोजक मंडल, ये सिर्फ समझने के लिए अच्छे समझ लेना। और एक हमारा होता है आयनिक मंडल। अब मैंने आपको बताया था कि आयनिक मंडल या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, दोनों चीजें बता दी। कि अब मैंने आपको बताया कि आयनिक मंडल यदि हमारा, देखो फर्स्ट रूल आपका क्या है कि आयनिक जो मंडल है वो अगर धनावेश है तो वो किधर लिखा जाएगा, पहले, सबसे पहले ही क्या लिखा जाएगा आयनिक जैसे आयनिक मंडल हमारा धनावेश का एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6, ये लिया था ना। इसमें हमारा जो पोटेशियम को जब हम तोड़ते हैं, इसको आयंस में डिसॉल्व करते हैं, तो ये आयनिक मंडल धनावेश में ही टूटता है। तो ये धनावेश है तो नाम के सबसे पहले किसका ही नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम का, ओके।
अगर हमारा आयनिक मंडल क्या है, ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेशित, तो वो लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो अंतिम में लिखा जाएगा। इसका भी हमने अभी पढ़ा था, PTNS3,4Cl2। तो यहाँ पर जो आपका आयनिक मंडल है वो क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इसका नाम हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। एक चीज क्लियर हुई कि अगर धनावेश है तो सबसे पहले, तो सीधा देखने से भी पता चल जाएगा, अगर सबसे पहले लिखा है तो सबसे पहले, सबसे लास्ट में लिखा है तो सबसे लास्ट में। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये सबसे क्लियर है। ओके, अब दूसरी चीज क्या है कि जो आयनिक मंडल जो है आपका, जो आयनिक यौगिक हैं, उनके आगे उनकी संख्या का वर्णन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर K4 है ना, तो हम आगे ऐसे लिखेंगे कि टेट्रा यानी कि 4 पोटेशियम है, सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है। तो आयनिक यौगिकों की संख्या हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, संख्या नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को पता भी है, जब कोई भी लिगेंड एक प्रेजेंट होता है तो उसका तो नाम एज इट इज आ जाता है। जब 2 प्रेजेंट होते हैं तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, डाई, ऐसे लगाते हैं ना। 3 प्रेजेंट होता है तो ट्राई लगा देते हैं, 4 प्रेजेंट होता है तो टेट्रा लगा देते हैं, 5 प्रेजेंट होता है तो पेंटा, फिर हेक्सा, फिर सेप्टा, ऑक्टा, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके लिगेंड्स में यहाँ पर आपको पता है कि 4 है, इसका मतलब आप डायरेक्टली ठोकोगे कि यहाँ पर क्या लिखना है, टेट्रा पोटेशियम। लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्पेशली जो ये आयनिक वाले यौगिक हैं, उनके नाम के आगे उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर इसका नाम हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ना कि टेट्रा पोटेशियम। पोटेशियम ही लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। अगर हमें इसकी बात करनी है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड, ना कि यहाँ पर डाइक्लोराइड। ओके, और एक चीज बता दूं, और एक चीज क्या बतानी है, जैसे हम क्लोरीन अगर एज ए लिगेंड होता है यानी इस संकुल के अंदर होता है, तब हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो, और बाहर है तो क्लोराइड। ठीक है, तो बाहर और अंदर का इतना भी ध्यान रखना कि अगर आयनिक मंडल के रूप में है तो उनके नाम जो है वो लिखे जाते हैं, लेकिन अगर उप संयोजक यौगिक के अंदर है तब उनके नाम क्या हो जाएंगे, चेंज, तब उनके नाम अकॉर्डिंग हम लोग उनके चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आयनिक इन उप संयोजक यौगिक के नामकरण में हमारा आयनिक वाला तो पोर्शन क्या हो गया कंप्लीट। कि आयनिक यौगिकों में हम लोग क्या करते हैं, आयनिक में एक चीज ध्यान रखते हैं कि आयनिक में अगर धनावेश है तो उसका नाम तो पहले लिखेंगे, ऋणावेश है तो लास्ट में। तो आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा कि जो धनावेश वाला है ये वाला है, यहाँ पर हमेशा धनावेश वाला ही आता है। अगर आगे की साइड आ रहा है इसका मतलब वो धनावेश ही है। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर आगे नाम लिखा है तो हम पोटेशियम को पहले लिखेंगे, अगर लास्ट में है तो क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे। ओके, फिर दूसरी चीज कि अगर आयनिक मंडल के अंदर जो नाम है आपके, उन नाम के आगे उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जाता कि कितनी संख्या में वो उपस्थित है, तो डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह हम लोग यूज नहीं करते, उनका नाम जो है वही लिखा जाता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया हमारा ओनली किसका नामकरण, बाहर का। अब हम लोग नामकरण की बात करेंगे कि इसके अंदर जो एक आयनिक मंडल का हो गया। अब मैंने दूसरा क्या बताया आपको, समन्वय मंडल, या जिसको बोलते हैं उप सहसंयोजक मंडल। तो अब उप सहसंयोजक मंडल जो है उसका नामकरण कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर आपको पता है उप सहसंयोजक मंडल में ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बीच में मेटल होता है और इसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं, 6, 5, 4, 3 ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, कितने भी जुड़े होते हैं, लिगेंड जुड़े रहते हैं। अब इसमें हमें करना क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या है कि सभी के नाम एक ही क्या होते हैं, लाइन में लिखे जाते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। यानी कि मेटल का, लिगेंड का, जितने भी इनके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी लगाना है आपको, वो सारे एक लाइन में आएंगे, उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि पहला रूल तो क्या हो गया कि सभी एक लाइन में लिखे जाते हैं, यानी एक सीध में क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं छोड़ा जाता, या फिर बोलते हैं कि नाम के बीच में रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन में लिखते हैं, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है,
और नोट्स में प्रिपरेशन तो आपको प्रिपेयर फुल जो वर्ड्स में वो तो मिल ही जाएगा नोट्स में। आप इसको बस यहाँ समझ लो अच्छे से कि जितने भी हमारे जो भी नाम लिखना हमें इसका, ना कि उसका। देखो K4 है, उसको आप पोटेशियम अलग ही लिखोगे और उसके बाद जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चालू करोगे वो अलग करोगे, उनके बीच में आपको स्पेस छोड़ना है। लेकिन कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है यानी उपसंयोजक मंडल है, उनके बीच में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, वो आपको पूरा का पूरा एक ही लाइन में लिखना होगा। ठीक है। दूसरी चीज कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज है, एक तो हमारी मेटल है, एक हमारा क्या है, लिगेंड है। बच्चे क्या करते हैं, मेटल पहले दिखा, ला भाई पहले मेटल का नाम लिख देते, तो फिर लिगेंड बाद में दिखा, मेटल लिगेंड का नाम बाद में लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। उसके बाद क्या लिखा जाता है, धातु का, और उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का। ऑक्सीकरण अवस्था को लिखा जाता है रोमन शब्द, रोमन संख्या में। रोमन संख्या जैसे कि 1 2 3 इस प्रकार से रोमन में ही लिखा जाएगा। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो जो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह है उससे पहले वो भी आ जाएंगे। ठीक है। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो जो भी जैसे डाई, जैसे यहाँ पर हमारा साइनो था ना, तो हेक्सा क्या लिखेंगे, हेक्सा के लिए हेक्सा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, साइनो। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके अंदर। ये तो हो गई बात लिगेंड्स की कि लिगेंड्स के अंदर अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, दो के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और उनके नाम के आगे उनकी संख्या भी प्रदर्शित कर देंगे। ओके। उसके बाद देखो, अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा है, हमने नाम के आगे लिख दिया अभी हेक्सासाइनो वगैरह ये लिख दिया। अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लो Fe के साथ एक तो H2O है, एक आपका है क्लोरीन है, एक आपका है NO2 है। ठीक है। इस प्रकार से कुछ है। ठीक है। संख्या मैं अभी बैलेंस करना का नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर एक टाइप का ही हो गया, ये दूसरे टाइप का, ये तीसरे टाइप का, 3 टाइप के लिगेंड हो गए ना, तो 3 टाइप के लिगेंड है तो हम इनको एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड जब पाए जाते हैं तो उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, A B C इस प्रकार से। इसका नाम क्या लिखा है मैंने, एक्वा। इसका नाम मैंने क्या लिखा है, एक्वा। C इसका नाम लिखा है क्लोरो, और इसका नाम लिखा है नाइट्रो। ऑब्वियस सी बात है, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, A एक्वा, उसके बाद C क्लोरो, और उसके बाद N नाइट्रो। तो इस प्रकार से जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स होते हैं तब हम लोग कैसे नाम करते हैं। तो यानी कि लिगेंड्स की स्थिति अगर अलग अलग होती है तो लिगेंड्स को जो पहले उस लिगेंड को लिखा जाएगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसके बाद उस दूसरे का, फिर तीसरे का। ओके। इतने रूल्स तो आप ढंग से पढ़िए। नेक्स्ट रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतने आप जितना भी पढ़ाया गया है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, वो पूरा चैप्टर आप साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि पहले वाली चीजें बार बार में उठ के आएंगी। ठीक है। नामकरण अब मैंने आज इतना पढ़ा दिया, लास्ट में जब भी मैं आपको कोई भी नया नाम लिखवाऊंगी उसमें आपको सभी ये चीजें दोहरानी पड़ेगी, तो आपको रूल्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और यहाँ पे सारे का सारा जो पढ़ाया गया उसको अच्छे समझिए। अच्छा, कई बार आप लोग एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या है कि आपको बोर्ड पे समझाया समझ आ रहा है कि मैडम जो नोट्स भेजे जाते हैं वो समझ नहीं आ रहे। एक बात बता देती हूँ, मैं आप जो भी आपको भी नोट्स बाद में मिलते हैं, पहले वीडियो हो जाती है, तो आप वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आप उसको रफ कॉपी में जैसे भी आपको समझना है वैसे समझ लीजिए। आफ्टर दैट आपको नोट्स मिलते हैं। ठीक है। नोट्स में एक बात बताऊं, जब भी मैं क्लास में पढ़ाती रहती थी तो मैं बोलती रहती थी साथ में। ठीक है। तो उस टाइम आपको क्लियर होता जाता था। ये है अभी ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग को ऐसा करना है, पहले आप नोट्स को लिखिए। ठीक है। उसके बाद वीडियो को वापस से चालू कीजिए, फिर से उसको ऐसे देखना है कि मैंने जो मैडम, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ा रही हूँ जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको वापस से उसको देखना है, फिर से उसको देख के, चाहे आप स्किप करके वैसे देख लिया करो, लेकिन आपको फिर से ऐसे देखना है कि हाँ अभी आपको सिर्फ समझना तो पहले ही हो गया था, तो आपको मिलान करना कि हाँ भाई ये बोला गया था, अब ये चीज, उससे क्या चीज क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। तो एक बार बस ये है कि जैसे ही आपको नोट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। ऐसी बात नहीं है कि वीडियो में ऐसा कुछ बताया जा रहा है जो आपको नोट्स में नहीं बताओ, इवन एक्स्ट्रा ही कुछ बताती हूँ मैं यहाँ पे। सिर्फ समझाने के टाइम पे तो हम लोग बहुत सारा समझा सकते हैं, नोट्स लिखाने के टाइम पे हम लोग वो लिखाते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना के लिए आना होता है। हम लोग पूरा कचरा पेटी नहीं लिखा सकते, एग्जाम के अंदर जो आपके लिए स्पेसिफिक है वही लिखवाना पड़ता है। तो समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ, बट नोट्स एक्यूरेट ही बनाते हैं ना, कि नोट्स के अंदर तो वही मिलेंगे जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो हो सकता है वो वर्डिंग्स आपको अच्छे से समझ नहीं आती है, तो आप नोट्स जैसे ही मिल जाए, जैसे आप नोट्स को पूरा कॉपी के अंदर लिख लेते हो उसके बाद आप उन वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और जो भी आपको नोट्स में कुछ ऐड करना होता है तो मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि ये आपको वहां पे ऐड करना है, तो वो आप चीज ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इतने आप अच्छे से पढ़िए। बाय।